तो क्या करेंगे हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं और आगे भी यूं ही कहते सुनते और करते चलेंगे। क्या कहते हम कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीग और आप देख रहे हैं ILCC अलीग क्लासेस, जो नीट JEE की तैयारी रेजिडेंशियल कोचिंग चलाते हैं अलीगढ़ में। ठीक है, आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12th का नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब चलते हम लोग देखते हैं, इसे कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्ट को बिल्डअप करते क्या चीज़ है। तो नाम लिखता हूँ चैप्टर का। ये चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले दिनों में हमने देखा क्या इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, ये चैप्टर का मीनिंग होता है कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे, रिलेशन भी देखा हम लोगों ने। ऐसे ही हम लोग देखे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था और फैराडेज लॉ वगैरह पढ़ा था इसमें। ठीक है ना, तो करंट के बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं। एक इफ़ेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक भी होता है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का क्या मतलब। मैग्नेट तो जानते होंगे आप लोग, ठीक है ना। मैग्नेट बताते हैं एक ऐसा नेचुरल भी मिलता है, आर्टिफिशियल भी हो गया अब तो, लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना, मैग्नेट तो देखा होगा। और मैग्नेट के वैसे तो बहुत सारे आज की डेट में एप्लीकेशंस हैं, लेकिन पहले, बहुत पहले से लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं और मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे नेविगेशन में। नेविगेशन तो जानते हैं हम लोग, समुद्री सफ़र करते थे। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब जाते थे तो डायरेक्शन के हेल्प से जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना एरोप्लेन था ना ट्रेन था। लेकिन हाँ, आर्किमिडीज के कंसेप्ट के बेस पे लोगों ने शिप्स बना लिए थे, बोट्स बना लिए थे और उसमें सफ़र करते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते थे, मगर डायरेक्शन के हेल्प से जाते थे, क्योंकि उनको किताबों में पढ़ते थे कि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये कंट्री आएगा, इस डायरेक्शन में समंदर में चलेंगे तो ये कंट्री आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से समुद्री सफ़र में मैग्नेट का बहुत यूज़ होता है। और आपको पता है अमेरिका का डिस्कवर किसने किया था? ठीक है, तो अमेरिका का डिस्कवर किया था कोलंबस ने। ठीक है, और बताते हैं कोलंबस जो था हिंदुस्तान भारत आ रहा था वही समुद्री सफ़र से। और उस ज़माने में जो लोग भारतीय दिखते थे तो उनके लाइफ स्टाइल, उनका रहना सहना, कपड़ा, लुक, फेस्टिवल्स, सारे ट्रेडिशंस और सब कुछ उस बुक में डिस्क्राइब था। और उसी बुक को हेल्प से कोलंबस चला जा रहा था भारत की तरफ। लेकिन जब एक किसी नदी के किनारे देखा कि कुछ लोग नहा रहे हैं, तो उनकी जो शक्लें थी, उन शक्लों को देखा तो लगा कि ये भारतीय लोगों के बुक जैसा शेप का एक्सप्लेन किया गया फेस के बारे में वैसा ही है, तो उन्हें लगा कि शायद ये भारत है। मगर बाद में पता चला कि नहीं, वो भारत नहीं, वो अमेरिका है, जो आज की डेट में अमेरिका कहलाता है। तो पहले के ज़माने में लोग समुद्री सफ़र में नेविगेशन में बहुत यूज़ करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए, क्योंकि मैग्नेट के बारे में बताते हैं कि जब भी कभी एक बार मैग्नेट मतलब रॉड के फॉर्म में, जब भी कभी उसे हैंग करेंगे तो हमेशा ही वो नॉर्थ एंड साउथ में रहता है, नॉर्थ एंड
साउथ में, तो उसका एक पोल नॉर्थ में होगा, दूसरा पोल साउथ में रहता है। तो वो हमेशा चाहे आप जितना भी घुमा दो वो दोबारा लौट के उसी ओरिएंटेशन पे आ जाता है। कितनी बात सुन में आई? और ऐसा क्यों होता है बाद में एक्सप्लेन किया गया है और हम लोग पढ़ेंगे भी कि अर्थ इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। अर्थ इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट मैग्नेट। और अर्थ के अंदर मैग्नेटिक नेचर क्यों है, कैसे है, वो हम लोग पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उसमें। लेकिन अर्थ के मैग्नेटिक होने की वजह से जो बार मैग्नेट होता है उसका दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो अपना एक डायरेक्शन में ऐसे ओरिएंट कर जाता है। तो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है अर्थ का वहीं पे साउथ होता है। क्या बार मैग्नेट का जिधर नॉर्थ दिखाता है अर्थ का वहीं पे साउथ होता है, और बार मैग्नेट का जिधर साउथ दिखाते हैं अर्थ का वहीं पे नॉर्थ होता है। ठीक है ना? तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर। तो इसी तरह से पोलैरिटी के हिसाब से नॉर्थ साउथ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी कभी हम लोग बार मैग्नेट क्या है अर्थ मैग्नेटिज्म के सामने, अर्थ मैग्नेट, अर्थ इतना बड़ा मैग्नेट है, उसके सामने बार मैग्नेट क्या है, कितना भी घुमाओ वापस उसी ओरिएंटेशन में चला जाता है। तो मैग्नेट के एक कुछ कॉमन से करैक्टर है कि वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, हमेशा नॉर्थ साउथ में ओरिएंट करता है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज छोटे बड़े हैं, मगर वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या बताया कि इस प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए लोगों को उस ज़माने में कंसेप्ट बिल्डअप था उस ज़माने में, मैग्नेट से रिलेटेड एक उनका कंसेप्ट था। लेकिन क्या हुआ कि वक्त गुज़रता रहा और हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो साइंस है वो कब हुआ है, ज़्यादातर जो साइंस की जो डिस्कवरी हुए 18,000 यानी 1800 से एडी के बाद से साइंस में बहुत काम हुआ है। कितनी बात सुन में? तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, इससे पहले हीटिंग इफेक्ट देखा था, जूल्स ने दिया है, और केमिकल इफेक्ट में फेरेडेज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में H.C. ओरेस्टेड का नाम बहुत मशहूर है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले H.C. ओरेस्टेड ने 1820 में दिया है। H.C. ओरेस्टेड 1820 में इसने बताया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। कितनी बात सुन में? आगे क्या बताया कि जो डिस्कवरी है और इत्तेफाक इंसिडेंट, जानते हैं दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है, डिस्कवरी एंड इंसिडेंट। ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जो साइंस की डिस्कवरी देखेंगे तो वह इत्तेफाक से हो गया, कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और हुआ कुछ और मिला कुछ और। ठीक है ना? कितनी बात में ज़्यादातर डिस्कवरी आप लोग देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर इत्तेफाक से। न्यूटन के सर पे फल गिर गया और ग्रेविटी का डिस्कवर हो गया, इत्तेफाक से। ठीक है ना? इत्तेफाक से। कितनी बात सुन में? ऐसे बेशुमार है। ये भी डिस्कवरी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H.C. ओरेस्टेड ने किया इत्तेफाक से। ठीक है ना? तो हम जरा सा इत्तेफाक को देख ले ताकि वो याद रहे। ठीक है ना? कि वो इत्तेफाक क्या था कि जिसकी वजह से H.C. ओरेस्टेड ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया। आगे चलते हम लोग। ठीक है? आज के दिनों में हमारे जो पढ़ने लिखने का हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो बच्चा कैसा है या किस तरह का है उसका स्टैंडर्ड दिखाते हैं। किस तरह के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कौन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, किसकी हाई फाई फीस है, किसकी बिल्डिंग खूबसूरत है, उसी से बच्चों का एजुकेशन का लेवल आज की डेट में कंसीडर करते हैं लोग। हाँ, लोग वो लेवलिंग करते हैं, और ये स्कूल में पढ़ता है तो वो बहुत ही अच्छा। ठीक है ना? लेकिन एक ज़माना था प्राइवेट स्कूल नहीं हुआ करते थे, लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे। ठीक है ना? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है? और पढ़ के पता नहीं कहाँ तक पहुँचे, सब कुछ पहले वो लोग होते थे।
जैसे प्राइम मिनिस्टर होना, मिनिस्टर होना, एजुकेशन मिनिस्टर होना, ठीक है ना, बड़े बड़े पोस्ट पे गए, बड़े बड़े काम किए, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए थे सब। आज की डेट में हम ये समझते हैं कि जो लोग प्राइवेट स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा फीस इसमें लगता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसके, बिल्डिंग खूबसूरत है, उसमें अच्छी पढ़ाई होती है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक ज़माना था कि जब बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो लोग गवर्नमेंट स्कूल में हुआ करते थे, पढ़ते थे, और टीचर भी गवर्नमेंट स्कूल के पढ़ाते थे। आज भी गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन अब तो थोड़ा सा ऐसे ही माहौल हो गया है, तो गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा ढांचा भी ऐसे ही हो गया। लेकिन एससी और एसटी एक स्कूल में पढ़ाते थे, और वो जाहिर बात है कौन डिस्कवर करेगा, डिस्कवर करने के लिए उसका थिंकिंग माइंड होना चाहिए, थिंकिंग लिए पढ़ना, रिसर्च करना, थोड़ा ऐसे आदमी थोड़ी कर पाएगा, जनरल आदमी थोड़ी डिस्कवर कर पाएगा कुछ, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि एक दफ़ा इत्तेफाक था कि वो बच्चों को डेमोस्ट्रेट कर रहे थे टेबल पे इलेक्ट्रिक सर्किट का, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो जैसे ये मेरे सामने टेबल है, आप लोगों को तो दिखेगा नहीं, मैं बोर्ड पे बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा एक टेबल है, और ये टेबल पे सारे, उस ज़माने में इतना तो था नहीं कि प्रैक्टिकल फिजिक्स का लैब ये है, केमिस्ट्री का लैब ये है, और इधर ये इलेक्ट्रिसिटी का है, और ये स्क्रू गेज का, इधर उधर, पूरा ऐसा नहीं था। छोटे छोटे क्लासरूम होते थे, उसमें एक ही टेबल पे सारे डिवाइस होते थे, टीचर आते थे, उसको उठाते थे, फिर उसको एक्सप्लेन करके, डेमोस्ट्रेट करके बच्चों को दिखाते थे, फिर वापस वहीं पे सबको रख देते थे, ठीक है। तो ऐसे ही इस तरह का एक टेबल था जिस पे एससी और स्टेट एक्सप्लेन कर रहे थे कि करंट कैसे सर्किट में चलता, कैसे ऑब्जर्वेशन, कैसे कैसे रीडिंग लेंगे। तो ये एक हमारा टेबल है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक। और इस पे जो था एक एक्सपेरिमेंट वो करके दिखा रहे हैं कि ये रजिस्टर है, ये बैटरी है, ये की है, और ये हमारा सर्किट है। मान लो ये एमीटर है जो करंट मेजर करेगा, और अगर पोटेंशियल नापना है तो ये वोल्ट मीटर है, ऐसे एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है ना। लेकिन इस पे बहुत सारे दूसरे डिवाइस भी पड़े हुए थे। इस पे एक मैग्नेटिक निडल भी पड़ा हुआ था, ऐसे मैग्नेटिक निडल, ठीक है ना, जो कि नॉर्थ साउथ में रहता है। कितनी बात सुनिए। तो ऐसे तो अक्सर वो बच्चों को बताते समझाते रहे होंगे, पर क्या है कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब वो एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दिखा रहे थे, तो ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक निडल है वो इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, इस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है। जो उसका ओरिएंटेशन था वो ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है जब कभी ऑन कर रहे हैं इस सर्किट को, तो और जब ऑफ करते हैं तो दोबारा अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन पे आ जाता है। इत्तेफाक था कि वो चेंज हो रहा था, और एससी और स्टेट को वो नज़र पड़ गई उस पर, ठीक है, नज़र पड़ गई, और देखा कि ये मैग्नेटिक निडल क्यों डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, ठीक है। एक मैग्नेटिक निडल या मैं बार मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल तभी होगा जब एक दूसरा बार मैग्नेट उसके नियर बाई होगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी के हिसाब से उसमें या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अगर सेम पोल होगा तो रिपल्शन हो रहा होगा, अपोजिट पोल होता तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। लेकिन एक दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या दूसरा मैग्नेट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी जाके वो एक बार मैग्नेट का डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, और किसी से इफेक्ट नहीं पड़ता। इस टेबल पे कोई दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट नहीं था सिवाय इसके मैग्नेटिक निडल के, और ये कब डिफ्लेक्ट कर रहा था, जब इसे ऑन करते थे तब डिफ्लेक्ट करता था, और जब ऑफ करते थे तो दोबारा वापस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता था। तो इस एक्सपेरिमेंट को जैसे इत्तेफाक से नज़र पड़ी, फिर उस पर उन्होंने ध्यान दिया, रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया, फिर उसको एनालाइज किया, फिर उन्हें कंफर्म किया कि वाकई जब कभी हम करंट पास करते हैं तो कोई ना कोई मैग्नेटिक नेचर का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये बार मैग्नेट के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो 1820 में एससी ओरेस्टर ने बताया, पहला स्टेटमेंट दिया, वेन एवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, वेन एवर अ करंट passes through
a conductor, it produce मैग्नेटिक फील्ड। ये था हमारा स्टेटमेंट एससी और स्टेट का। जब कभी भी करंट चलेगा कंडक्टर के अंदर तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये स्टेटमेंट दिया 1820 में एससी और स्टेट ने। एक मैग्नेट जो होता है आमतौर पे हम लोग जानते हैं, ये 12 मिनट अगर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसका नॉर्थ पोल एक होता है और यहाँ पे इसका साउथ पोल होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ में इंटर कर जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। कितनी बात सुन में, ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है। कितनी बात सुन में, अगर ऐसा मैग्नेटिक बार में होता है तो अगर इस करंट की वजह से एसी और एसटी कह रहे हैं कि अगर ये करंट जब चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, बाद के साइंटिस्ट ने पूछने लगे सवाल, ठीक है ना, कि अगर ये करंट से, ये तो कंफर्म हो गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया और बाकी जो दुनिया में दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनको अपने अपने जगहों पे उन्होंने करके देखा कि वाकई करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन एक मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेट जो है उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकलता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में इंटर करता है। तो अगर इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा हुआ तो इसका भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, और अगर उसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है तो उसका डायरेक्शन किधर है, ठीक है ना। तो वो तो 12 मिनट में नॉर्थ से साउथ था, इसमें किधर होगा, तो इसको बताया, नाम है उसका मैक्सवेल, ठीक है ना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल उन्होंने दिया अपना, मैक्सवेल कॉर्क रूल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैक्सवेल किसके लिए, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट। तो यहाँ से मैं मिटाता हूँ और डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ अब, ठीक है ना। ये समझ में आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेट बनता है, और यही एसी और एस्टेट ने 1820 में बताया था। बाकी उसके बाद तो लोगों ने उस पर और भी काम चलने लगा, और जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे देखेंगे कि और क्या क्या हुआ है। डायरेक्शन पता करने के लिए आते हैं हम लोग, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू current is determined by Maxwell right hand thumb rule। इसे कॉर्क रूल भी बोलते हैं, कॉर्क रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना, कॉर्क रूल भी बोलते हैं जिस तरह, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या बताया मैक्सवेल ने बताया कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वायर में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको करंट वायर को पकड़ लो ऐसे, फिर करंट लगेगा, फिर छोड़ देना, वो तो वायर पकड़ेंगे तो करंट लगेगा, फिर झटका लगेगा, फिर पकड़ना ही भूल जाएगा। लेकिन नहीं, वायर के ऊपर कोटिंग होती है। तो उन्होंने बताया कि जिस तरफ वायर जा रहा है उसको राइट हैंड से उस वायर को अपने पाम में पकड़िए ऐसे, जैसे ये जा रहा है इधर तो इसको ऐसे पकड़ा, और इसको आप फिंगर्स को कर्ल करिए, यानी बेंड करिए ऐसे। तो जो फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो डायरेक्शन ऑफ फिंगर का टिप्स का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा। जैसे अगर हम ये दिखाते कि मान लो ये करंट इधर की तरफ जा रहा है ये वायर में, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा, इस तरफ से
ठीक है ना, ठीक है, इस तरफ से जाएगा, यानी ये इस तरह से जाएगा, इधर से इन करेगा, उधर से आउट होगा, इधर से इन करेगा, इधर से आउट होगा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन बताने के लिए मैक्सवेल ने बताया। अब वायर किधर भी कैसे भी रखा हो, आपको अगर डायरेक्शन पता करना है तो करंट का डायरेक्शन आप पता करिए कि करंट जा किधर से रहा है, उधर अपना थंब कर लिए और फिंगर को रोटेट कर दिए, और जो फिंगर का टिप्स का डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे मान लो अगर ये इस तरह से जा रहा करंट, ये तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। कितनी बात सुन में, ये इधर से इन करेगा, इधर से आउट होगा, इधर से, ठीक है ना, ये इधर से ऐसे जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कहीं से भी हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुनी, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, कॉर्क रूल के हिसाब से। कॉर्क जो ना, जैसे कोई बॉटल होता है उसका कॉर्क हम लोग घुमाते हैं तो पीछे की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो वो ऊपर की तरफ मूव करते जाता है, ठीक है ना। तो जा तो ऊपर रहेगा लेकिन वो कॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब ओपन करते हैं तो, क्लोज करते हैं तब भी हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, ठीक है ना। तो उस कॉर्क रूल से भी हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, सेम है। तो ये था हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। आगे चलें। आगे दे रखा है कि जब करंट चल रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फील्ड का मतलब कितना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये निकालने जा रहे हैं। और इसके बारे में जो है एक नाम है लैप्लेस लॉ, उसने दिया है एक रिलेशन, उसको बायर्ड सेवरेट लॉ भी बोलते हैं, बायर्ड सेवरेट लॉ भी बोलते हैं। उसने दिया है एक रिलेशन जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर is given by Laplace law. Laplace law और बायट सेवरेट लॉ, इसको बायट सेवरेट लॉ भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। कितनी बात सुन में बताएगा कि एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज करते हैं इस तरह से एक वायर है, इसमें करंट जा रहा ऊपर की तरफ, इससे एक छोटे से लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, डीएल। इस लेंथ से, डीएल से अगर मान लो इस पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, डीएल लेंथ से अगर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना चाहते हैं तो इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, डीएल के सेंटर से, ठीक है ना। और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे जो बनेगा थीटा एंगल बनेगा, इसको हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। ये जो इसके सेंटर से जो है ना थीटा एंगल बनेगा, इसको ये जो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस स्मॉल लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी उसका स्ट्रेंथ भी बहुत स्मॉल आएगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है ना। तो स्मॉल लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीबी होगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसको मैं थोड़ा सा लिख के फिर बताता हूँ, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
field at P when a current I is passing through a wire, ठीक है, is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r स्क्वायर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा पॉइंट P पे करंट कैरिंग वायर से, यहाँ पे ड्यू टू a small length dl, ये dl से दिखाना पड़ेगा। ये इसमें लिखा करंट I इज पासिंग थ्रू अ वायर इज गिवन बाय, तो ये पूरे वायर से नहीं है, ये ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ dl लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना प्रोड्यूस होगा, वो म्यू नॉट अपन 4 पाई I dl साइन थीटा अपन r स्क्वायर। क्या मतलब समझ में आया है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट पासिंग थ्रू द वायर, ठीक है। I ऑल्सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl length of the wire we are considering at a time, and dB is inversely proportional to dl sin theta ले लेते हैं, dl sin theta, और dB is inversely proportional to 1 upon r स्क्वायर, ठीक है ना। और इन सब को जब कंबाइन करते हैं, when combined all then dB is directly proportional to I dl sin theta upon r स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर यूज़ करते हैं। आगे चलते हम लोग, क्या बताया कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका जो वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका वैल्यू है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और ये म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है ना। ये दे रखा है इसका वैल्यू, ये कांस्टेंट का। बाकी ये तो हमारा करंट है, कितना करंट चल रहा है, कितना लेंथ ले रहे हैं, कितना एंगल है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर, और ये जो आर है ना, डिस्टेंस है r स्क्वायर। तो ये हमारा दे रखा है बायट-सेवरेट लॉ या लैप्लेस लॉ भी बोलते हैं, और ये एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कितनी बात समझ में आई। आगे दे रखा है इसमें, अगर हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डेफिनिट लेंथ, इनडेफिनिट लेंथ अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे। तो आगे अगला जो टॉपिक दे रखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, तो वो हेडिंग करने जा रहे हैं। ये तो बायट-सेवरेट लॉ का लॉ था, ठीक है ना। अब हम लोग एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, क्या रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना, लॉन्ग वायर की वजह से। आगे चले हम लोग, क्या कर रहे थे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। एक
ये तो स्मॉल लेंथ से निकाला था हम लोगों ने। अगर लंबा वायर हो, उस वायर से किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हम लोग एक वायर ले लेते हैं ये, और यहाँ पे सपोज करते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम लोग पी पॉइंट पे। ठीक है ना, हाँ, लॉन्ग वायर के जरिए। और ये इसका बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, ये यहाँ से बिल्कुल इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मान लो ये ए है, मगर हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं, DL। ठीक है ना, DL लेंथ है, और इस लेंथ के बीच से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, इस लेंथ से। ठीक है, तो इस लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड P पे कितना हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड at P due to a small length DL, of current carrying wire is given as dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r स्क्वायर। ये हम लोग इसका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दे सकते हैं इसको। कितनी बात सुन में, आगे चले हम लोग। यहाँ पे जो एंगल है ये इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे जो एंगल है इसको हम लोग फाई मान लेते हैं, और ये तो 90 डिग्री है ही है। इसका जो लेवलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे O ले लेते हैं। ठीक है, ये O ले लेते हैं, यहाँ पे इसको M ले लेते हैं, मिड पॉइंट को M ले लेते हैं, और ये P है ही है। ठीक है, आगे चले हम लोग। क्या दे रखा है, ये तो हमारा लेप्लेस लॉ के हिसाब से, ये बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये दे रखा है। ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, आगे बोला गया कि अगर हम लोग देखते हैं इन राइट ट्रायंगल POM ले लेते हैं, POM राइट ट्रायंगल ले लिया, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है ना, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, ये है ना, फाई को उधर कर लिया। ठीक है ना, क्या टेकिंग साइन इन बोथ साइड, टेकिंग साइन इन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाइव, ये दोनों तरफ हम लोगों ने साइन ले लिया। ठीक है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव, ये आ गया। कितनी बात सुन, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, M से लेके P तक, ये R डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो फाई एंगल है, ये वाला एंगल है, तो इस एंगल के हिसाब से ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है। तो cos फाई को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cos फाई इज ऑल्सो इक्वल टू A अपॉन R। बात सुन रही है, ये जो cos फाई है, तो ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो A अपॉन R भी cos फाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, नाउ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, और ये जो साइन थीटा था, हम इसको लिख सकते हैं cos फाई अपन R स्क्वायर। ठीक है ना,
और cos फाई को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा a बाई आर, ठीक है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आगे चले हम लोग, तो ये हम लोगों ने देखा साइन थीटा, ये साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव हो गया। इस फिगर के हिसाब से ए अपॉन आर हो गया, समझ में आई ये। अगर हम लोग इसको चेंज करना चाहें, आर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाइव। यहाँ देखिए ए अपॉन कॉस फाइव, आर इज इक्वल टू ए सेक फाइव, हमने ऐसे ले लिया और इसको स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। तो ये हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक ओरिजिनल इक्वेशन, तो इसको 1 ले लेते हैं और इसको हम लोग ले रहे हैं 2, इक्वेशन 2। आगे चले, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये O2M, ये इस L लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, और ये इस ट्रायंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर पर बेस क्या होता है, बेस इसी एंगल में ले रहे हैं हम लोग, इसी एंगल में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। नाउ इसी में हम लोग ले रहे हैं ट्रायंगल PMO, L अपॉन A इज इक्वल टू tan फाइव, L इज इक्वल टू A tan फाइव, A tan फाइव, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू D फाइव, क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू D फाइव, तो ये हो जाएगा DL अपॉन D फाइव, DL अपॉन D फाइव। और इधर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो A तो ऐसे रहेगा, tan का होता है सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। ये tan का जब डिफ्रेंशिएट थीटा होता है ना, तो यहाँ पे फाइव है, तो क्या आ जाएगा A सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई, को हम लोग ले लेते हैं DL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DL इज इक्वल टू A सेक स्क्वायर फाइव D फाइव। ये तीसरा इक्वेशन ले लिया हम लोगों ने DL की जगह पे। कितनी बात सुने, आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, ये जो था DL को हम लोग चेंज कर देंगे, A सेक स्क्वायर फाइव D फाइव लिख सकते हैं। साइन को हम लोग ने चेंज किया था, साइन थीटा को, तो क्या आया था कॉस फाइव, साइन थीटा को चेंज किया था वहाँ पे, तो कॉस फाइव आया था। और कॉस फाइव को हम लोगों ने फिर आगे लेके चले थे वो इस तरह से, तो आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला था, ठीक है। ऊपर से मिटा दें हम लोग, इसमें ड्राइव बड़ा है ना, तो इस when we put DL sin theta and R square in इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, इसमें सबका वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो ऐसे ही है हमारा, DL का वैल्यू आ गया है A सेक स्क्वायर फाइव D फाइव,
ये तो dl का वैल्यू हो गया। साइन थीटा की जगह पे लिख दिया हम लोगों ने कॉस फाई, ठीक है। और नीचे आर स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। कितनी बात सुन में? अब देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई है इससे, और ये इतना वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा? डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये जो है ये ए स्क्वायर से ये ए बचेगा यहाँ पे, क्योंकि सेक स्क्वायर फाई गया है, ये ए से ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे आई अपॉन ए और कॉस फाई डी फाई, ये हमारा इक्वेशन बचेगा। ये सब बचेंगे, ठीक है। आगे का सबको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आगे क्या दे रखा है इसको? ये तो था स्मॉल लेंथ से इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर हम पूरे लेंथ से, लॉन्ग वायर है ये, इस पूरे लेंथ से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे पी पे, ऐसे ही छोटे छोटे लेंथ बनाएंगे, छोटे छोटे लेंथ, और इस सब से टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पी पे कितना होगा तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये नीचे जा रहा है ना, तो नीचे को हम लोग ऐसे ले लेते हैं डॉट डॉट करके, और यहाँ पे एक्स पॉइंट ले लेते हैं, और ऊपर में जो जा रहा है ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे वाई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका लिमिट यहाँ से जब इसको ज्वाइन कर देते, एक्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं पी से, और वाई को ज्वाइन कर देते हैं पी से। और ये जो एक्स है ये यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो यहाँ पे लेते हैं, ये लाइन के नीचे एंगल है तो -φ2 ले लेते हैं, या φ1 ले लेते हैं, और ये ऊपर वाला प्लस में φ1 ले लेते हैं, ये 2 रखते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइन से नीचे तो एंगल माइनस में ले लिया, ये लिमिट ले लिया। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये डॉट डॉट का मतलब बहुत लंबा वायर है, बहुत लंबा वायर है, लेकिन बिल्कुल टर्मिनल को, बिल्कुल एंड को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एंड पे ज्वाइन कर दिया है। हाँ φ2 -φ2 φ1, इसको बल्कि यहाँ पे 1 करिए, -φ1 से लेके φ2 तक, ठीक है ना। अब क्या हुआ? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग करेंट कैरिंग वायर, लॉन्ग करेंट कैरिंग wire is given by integrating dB को इंटीग्रेट करके मिलेगा हमें। तो B इज इक्वल टू dB को इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, -φ1 से लेके φ2 तक, ठीक है ना। हाँ φ2 पॉजिटिव है, ये माइनस यहाँ पे है, हाँ नीचे वाला नेगेटिव है, 0 से नीचे है। dB का वैल्यू डालेंगे हम लोग तो ये हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे, -φ1 से लेके φ2 तक, ठीक है। जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लेंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट है, आई करंट जो चल रहा है उतना ही चलेगा तो ये भी फिक्स है, और ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी का, तो ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ठीक है ना। तो इतने को बाहर निकाल लेते हैं, फिर कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेटिंग कॉस फाई डी फाई -φ1 से लेके φ2 तक,
कॉस का जब इंटीग्रेट कर दो क्या आता है, साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। तो बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और ये आ गया साइन फाई, लिमिट ले लेंगे -5 1 से लेके 5 2 तक, ठीक है। साइन में एक बार अपर लिमिट लगा देंगे और फिर माइनस करेंगे, फिर लोअर लिमिट लगा देंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और ये एक बार अपर लिमिट लेंगे साइन 5 2 माइनस साइन -5 1, ये -5 1 है, ठीक है। अब देखो ये माइनस साइन -5 है तो माइनस आगे निकल गई प्लस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, और ये आ जाएगा साइन 5 2 प्लस साइन 5 1, ठीक है ना। ये हमारा लॉन्ग वायर की वजह से हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड P पे बनेगा डेफिनिट वायर से। लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, डेफिनिट लेंथ है, लेकिन उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा हमारा कितना बनेगा एक पॉइंट पे, ठीक है। तो कहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है एक पॉइंट पे, एक डेफिनिट लेंथ, बड़ा लेंथ है वायर का लेकिन डेफिनिट है, इनडेफिनिट नहीं है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये दे रखा हमारा, लिखते हैं हेडिंग डाल के, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू डेफिनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है ना। क्या दे रखा है ये, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, डेफिनेट लेंथ के लिए। लेकिन अगर इनडेफिनिट लेंथ लेते हैं हम लोग, इनडेफिनिट मतलब ये बहुत आगे गया, ये भी इधर बहुत आगे जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, और जब ये यहाँ आ जाएगा तो 90 का एंगल लेंगे, फाई जो होगा ना ये 90 ऊपर 90 नीचे लेंगे, क्योंकि बीच का पॉइंट होगा तो टोटल 180 हो जाएगा ये एंगल। यहाँ पे जब P यहाँ आ जाएगा तो 90 उधर लेंगे, 90 इधर लेंगे। तो दूसरा जो ले रखा है, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर the magnetic field at P is given as, क्या बताया कि यहाँ जो phi 1 है, phi 1 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट के लिए ये जो 90 का हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पे 90 डालेंगे तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 90 का कितना वैल्यू होता है 1, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का वो हो गया हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, इसका डायरेक्शन पता करना चाहते हैं, तो ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, ऐसे, क्योंकि हम लोग ऐसे लेंगे ना,
तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टूवर्ड द बोर्ड, ठीक है ना, हम लोग राइट हैंड से लेंगे, ठीक है ना, तो टूवर्ड द इनवर्ड हो जाएगा ये। तो डायरेक्शन हेयर, डायरेक्शन इज इनवर्ड, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है ना। तो ये एक डायरेक्ट दे रखा लॉन्ग वायर का। अब छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, हम लोग इसके अगले क्लास में कराते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी करें, नियर एंड डियर को भी इन्फॉर्म करें, ठीक है ना। अगर कोई कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा करे, तो उसके लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं।